नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप यूपी टेट 2016 प्रश्न पत्र के बाल विकास एवं शिक्षण विधि यानी कि सीडीपी पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप अभी तक जितने भी वर्षों में पेपर हुए हैं यूपी टेट के उन सबका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। पियाजे की बात की गई है। देखिए, पहला दिया गया भाषा विकास, तो भाषा के लिए नॉम चॉम्स्की जाने जाते हैं, ना कि पियाजे। प्रश्न हमसे पियाजे के अनुसार पूछा गया तो ये गलत हो गया। यौन विकास की बात पियाजे ने नहीं किया था तो ये भी गलत हो गया। सामाजिक विकास, अब देखिए सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था लेव वाइगोत्स्की ने। प्रश्न जीन पियाजे के अनुसार पूछा गया तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा संज्ञानात्मक विकास, जो कि जीन पियाजे ने इसी का अध्ययन किया था। ऑप्शन नंबर सी संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे के अनुसार बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? सीधे तौर पर यह समझिए, ये अधिगम स्थानांतरण है। यानी कि एक परिस्थिति में जब आपने किसी चीज को सीख लिया, उसी समान परिस्थिति में जब आप उस योग्यता का योग करके यूज करके उस प्रश्न को सॉल्व कर पाते हैं तो इसे अधिगम का स्थानांतरण बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए सभी विकल्पों पर एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। पहला दिया गया ऊर्ध्व अंतरण। ऊर्ध्व का मतलब क्या होता है? वर्टिकल, यानी ऊपर की तरफ। यानी कि मान लीजिए आपने एक परिस्थिति में कोई प्रश्न को सॉल्व करना सीखा, अब उससे उच्च स्तर की परिस्थिति आ गई। जैसे एक बच्चा मान लीजिए कक्षा 8 में है, कक्षा 8 में उसी प्रकार के प्रश्न को सॉल्व कर पा रहा है, लेकिन जब कक्षा 10 में वो बच्चा जाएगा तो प्रश्न वही रहेगा लेकिन उसका स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। तो जब कक्षा 8 में रहते हुए प्रश्न को सॉल्व करने की योग्यता उसने सीखी और कक्षा 10 में जाकर के उस प्रश्न को सॉल्व कर पा रहा है 8 में सीखने की वजह से, तो इसे ऊर्ध्व अंतरण बोलते हैं। तो ये तो हमारा उत्तर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें शरीर के अनुसार यह प्रश्न पूछा गया, तो यह हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा कहा गया है क्षैतिज अंतरण। क्षैतिज अंतरण का मतलब क्या होता है कि यहां पर जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल एक समान रहेंगी। यानी एक परिस्थिति में जब बच्चे ने कुछ सीख लिया उसी के समान परिस्थिति है। इसके पहले वाले में क्या था? इसके पहले वाले में उससे उच्च परिस्थिति थी, लेकिन इसमें परिस्थिति समान रहती है। तो एक परिस्थिति में जब बच्चा ने कुछ सीखा तो दूसरी परिस्थिति में अगर उसको सॉल्व कर पा रहा तो उसे क्षैतिज अंतरण बोलते हैं। तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि प्रश्न में शरीर के एक भाग की बात की गई थी। अब ये पहला और दूसरा तो वैसे ही कट हो गया। चौथा देखिए, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा द्विपार्श्विक अंतरण। द्विपार्श्विक अंतरण क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक बैट्समैन है, वो अगर दाहिने तरफ से बैटिंग कर रहा है और वो पूरा योग्य है बैटिंग करने के सेंस में, तो बाएं तरफ से बैटिंग करने में उसको मदद मिलती है। यानी कि देखिए, अब जो बंदा है, जो बैट्समैन है, वो शरीर के एक भाग को उसको प्रशिक्षण दिया गया कि आप दाएं से बैटिंग करिए, लेकिन वो जो सीख चुका है, योग्यता सीख चुका है, उसका ट्रांसफर यानी अंतरण दूसरे भाग में हो रहा है। यानी कि वो बाएं से भी बैटिंग कर सकता है। ये कैसे होता है? इसी को बोलते हैं द्विपार्श्विक अंतरण। ठीक है, द्विपार्श्विक अंतरण। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? तो जिसका रिपीटिशन सबसे ज्यादा बार होता है उस अंक को या फिर उस संख्या को हम लोग बहुलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुलक। इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी विकल्पों पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। बी वाला दिया गया है मध्यमान। मध्यमान का मतलब आप औसत समझ लीजिए या फिर समांतर माध्य समझ लीजिए। यानी कि जितने भी श्रृंखला में अंक दिए रहेंगे सबको जोड़ करके कुल पदों की संख्या से भाग देने पर जो माध्य आएगा उसे मध्यमान बोलते हैं। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे सबसे ज्यादा जिसकी बारंबारता है वो पूछा गया था, तो उसका उत्तर बहुलक हो जाएगा। एक बार मध्यांक को भी समझ लीजिए। तो दी गई श्रृंखला में अंकों को बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में जब सजाते हैं और बीच का जो अंक आता है उसे मध्यांक बोलते हैं। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। मानक विचलन क्या होता है? जब कोई श्रृंखला में विभिन्न अंक दिए गए हैं तो सबसे पहले उनका समांतर माध्य यानी कि औसत निकाला जाता है। उसके बाद से प्रत्येक संख्या में से उस औसत को घटा करके उसका वर्ग किया जाएगा और सभी वर्गों को जोड़ करके टोटल पदों की संख्या से भाग देने पर जो भी वैल्यू आएगी उसे मानक विचलन कहा जाता है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा था सभी टर्म ताकि आप कंफ्यूज ना हो आने वाली परीक्षाओं में। हमसे सिर्फ इतना ही पूछा गया था कि जो सबसे अधिक बार आता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बहुलक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्रिया प्रसूत को आप आर एस के नाम से जानते हैं, जिसमें आर जो है रिस्पॉन्स है और एस जो है स्टिमुलस है।
रिस्पॉन्स यानी कि अनुक्रिया और स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक। अब देखिए पावलोव की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, यानी कि वहां पर जो स्टिमुलस था, उद्दीपक था, कुत्ते पर जब उन्होंने प्रयोग किया तो भोजन वहां पर स्टिमुलस था, यानी कि भोजन देख करके कुत्ता लार टपकाने लगता था, लेकिन उन्होंने भोजन को रिप्लेस कर दिया घंटी की वजह से। कैसे? अब भोजन देने के साथ वो एक घंटी बजाते थे, कुछ बार यही प्रक्रिया बार बार दोहराने से कुत्ते के माइंड में ये सेट हो गया कि भोजन मिलने के बाद घंटी बजती ही बजती है, यानी कि अब उसे ये लगने लगा कि घंटी बजी यानी भोजन मिलेगा ही मिलेगा। तो अंत में वो कुत्ता जो था वो केवल घंटी बजाने से लार टपकाने लगता था, यानी भोजन को रिप्लेस कर दिया गया किससे? वो रिप्लेस कर दिया गया घंटी से। तो यहां पर ये क्रिया प्रसूत नहीं है। क्रिया प्रसूत कहने का मतलब कि पहले क्रिया होगी, पहले अनुक्रिया होगी और उसके बाद स्टिमुलस होगा। लेकिन पावलोव में क्या होता था? पावलोव में पहले स्टिमुलस होता था यानी उद्दीपक, भोजन, और उसको रिप्लेस किया गया घंटी से। तो पहले घंटी आया, उसके बाद वो जो कुत्ता था वो अनुक्रिया करता था लार टपकाने का। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। थार्नडाइक की बात करें तो थार्नडाइक ने जो दिया था सिद्धांत वो SR थियरी दिया था, यानी कि पहले स्टिमुलस आएगा फिर रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि क्रिया प्रसूत का मतलब RS है। कोहलर भी नहीं होगा क्योंकि कोहलर ने सूज का सिद्धांत दिया था, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, स्कीनर। स्कीनर जो थे वो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था। अब ये कैसे? देखिए स्कीनर ने जो पुनर्बलन होता है या फिर रीइंफोर्समेंट होता है उस पर बहुत ज़्यादा बल दिया। उन्होंने ये कहा कि कोई भी व्यक्ति उसी काम को बार बार दोहराना चाहेगा जब उसको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लगातार कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए, आप असफल हो जाते हैं तो थोड़े देर बाद आप डीमोटिवेट होने लगते हैं। लेकिन आप कई बार एग्जाम दिए और अच्छे नंबर से आप पास होते चले गए तो आप एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मुझे और ज़्यादा पढ़ाई करनी है ताकि अच्छे नंबर से मेरा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे चीज़ें आप पास करते हुए आगे बढ़ेंगे वो आपके लिए मोटिवेशन का काम करता है, री-इन्फोर्समेंट का काम करता है, पुनर्बलन का काम करता है। अब देखिए मान लीजिए कि कोई एक चौकीदार है, तो चौकीदार क्या होता है? बेल बजी, उसके बाद से उनका काम गेट खोलना है। लेकिन क्या वो केवल गेट खोलने के लिए केवल बेल बजना रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, यहां पर वो जो चौकीदार है वो पैसे की लिए यानी कि अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए जो उसको सैलरी मिलती है उसकी वजह से काम कर रहा है। यानी कि उद्दीपक यहां पर सिर्फ बेल नहीं है, बल्कि उद्दीपक यहां पर जो उसको सैलरी मिलेगी महीने के अंत में, यानी जो री-इन्फोर्समेंट मिलेगा, जो पुनर्बनन मिलेगा, उसी क्रिया को बार बार दोहराने के संदर्भ में, क्योंकि अगर वो गेट खोल रहा है तो उसको सैलरी मिलेगी। तो यहां पर जब स्कीनर ने जो सिद्धांत दिया था RS थियरी, तो इसमें रिस्पॉन्स पहले हो रहा है। देखिए वो अनुक्रिया गेट खोलने का काम पहले कर रहा है और स्टिमुलस जो कि इस केस में रीइंफोर्समेंट है, पुनर्बलन है, उसकी सैलरी है वो उसको महीने के अंत में मिलेगी। यानी कि क्रिया पहले हो रहा है और उद्दीपक यानी कि रीइंफोर्समेंट बाद में मिल रहा है। तो अब रीइंफोर्समेंट जब उसे मिला तो अगली बार वो फिर गेट खोलने के लिए प्रेरित होगा कि 30 दिन तक मैं काम करूंगा तो मुझे 31वें दिन फिर सैलरी मिलेगी। तो ये जो अनुक्रिया और ये वो किस वजह से हो रहा है? वो रीइंफोर्समेंट की वजह से हो रहा है। इसलिए इन्होंने RS थियरी दिया था जिसका प्रतिपादन स्कीनर ने किया था, क्योंकि इन्होंने ही पुनर्बलन पर सबसे ज्यादा जोर दिया था। ऑप्शन नंबर बी स्कीनर इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो अल्बर्ट बंडूरा ने अनुकरण का सिद्धांत दिया था। उन्होंने ये बताया था कि जो बच्चे होते हैं वो जिस प्रकार से उनके माता पिता या फिर समाज के लोग जिस प्रकार से अनुक्रिया कर रहे हैं उन्हीं का अनुकरण करते करते बच्चा भी उसी प्रकार से व्यवहार करना सीख जाता है। तो ये उन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत बताया था, क्योंकि समाज में जिन लोगों को वो देख रहा है, जैसे कि जब बच्चा जन्म लिया तो उसका समाज क्या होता है? उसका परिवार होता है। उसके बाद जैसे जैसे वो घर से बाहर निकलेगा तो उसके आस पड़ोस के लोग, जब वो विद्यालय जाएगा तो उसके अध्यापक, और बाहर निकलेगा तो समाज के जो अन्य लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, वो उसके लिए एक तरीके से टीचर का काम करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से वो अनुक्रिया करेंगे उसी प्रकार से उनको देख करके बच्चा उसी का अनुकरण करते करते अनुक्रिया करना सीखता है। यह सिद्धांत दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। तो ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक अधिगम सिद्धांत इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया? मानसिक आयु का प्रत्यय जो था वो बिने साइमन ने दिया था। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा आप और जान लीजिए कि मानसिक आयु और वास्तविक आयु होता क्या है। तो जब हम लोग बुद्धि लब्धि निकालते हैं यानी कि IQ निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु डिवाइडेड बाय करंट एज या फिर एक्चुअल एज, ठीक है, इनटू 100।
अब मान लीजिए कि कोई एक बालक कक्षा 3 में है। जब कोई एक बालक कक्षा 3 में है तो उसकी वास्तविक आयु क्या हो सकती है? 6 साल पर वो प्राइमरी में जाएगा, यानी कक्षा 1 में जाएगा। 7 साल का जब हो जाएगा तो 2 में जाएगा, और 8 साल का जब हो जाएगा तो 3 में जाएगा। यानी कि 3 में जब बच्चा रहेगा कक्षा 3 में, तो उसकी एज जो हो सकती है वो 8 साल की हो सकती है। ठीक है, 8 साल उसका करंट एज हो गया, जो कि उसका एक्चुअल एज है। जब वो जन्म लिया उससे अब तक का 8 साल पूरा हो चुका है, ये एक्चुअल एज माना जाएगा। और मेंटल एज या फिर मानसिक आयु क्या होती है कि 8 साल का बच्चा है, कक्षा 3 में है, लेकिन कक्षा 3 में रहते हुए अगर वो कक्षा 5 के प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहा है। कक्षा 5 में बच्चा कब रहेगा? जब 3 में था तो 8 साल का था, तो कक्षा 5 में 10 साल का होगा। यानी कि 3 में रहते हुए अगर वो कक्षा 5 के प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहा है तो उसका मेंटल एज जो है वो 10 वर्ष के बराबर है, 10 वर्ष के बराबर। ठीक है, उसका मेंटल एज 10 वर्ष के बराबर है, और उसका वास्तविक आयु जो है, करंट एज या फिर एक्चुअल एज जो है वो 8 है। इसी के तरह से हम लोग आईक्यू निकालते हैं। मेंटल एज यानी कि 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई करंट एज 8 हो जाएगा, और गुणे 100। इस प्रकार से हम लोग इसका आईक्यू लेवल निकालते हैं। तो ये जो एक तरीके से मेंटल एज का कॉन्सेप्ट था, यानी मानसिक आयु का प्रत्यय था, वो किसने दिया था? बिने साइमन ने दिया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? ठीक है, पहला दिया गया तत्परता का नियम। तो ये बिल्कुल थॉर्नडाइक के 3 जो प्रमुख सीखने के नियम है उसमें से एक है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमसे पूछा गया कौन सा नियम नहीं है। तत्परता का नियम ये कहता है कि जो बालक सीखने के लिए खुद से तत्पर है उसका अधिगम अर्थपूर्ण तरीके से हो सकता है। तो ये तत्परता का नियम सीखने के नियम के अंतर्गत आता है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। प्रभाव का नियम भी है। प्रभाव का नियम ये कहता है कि जब भी कोई शिक्षार्थी कुछ अनुक्रिया किया और उसके संबंध में उसको कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिला, तो वो उस काम को बार बार दोहराना चाहता है। तो ये प्रभाव का नियम होता है। तो ये भी सीखने के नियम के अंतर्गत आता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अभ्यास का नियम भी उनके द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। इसमें उन्होंने ये बताया कि जब कोई बालक एक ही चीज को बार बार अभ्यास के माध्यम से करता है तो उसका अधिगम हो सकता है अर्थपूर्ण तरीके से। ये थॉर्नडाइक ने कहा था। तो ये भी अभ्यास का नियम सीखने के नियम के अंतर्गत आता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी की तनाव का नियम, तो तनाव का नियम सीखने के नियम के अंतर्गत थॉर्नडाइक ने नहीं बताया था, और चूंकि नहीं बताया इसलिए यही हमारा सटीक जवाब हो जाएगा। यह सीखने का नियम नहीं है, तनाव का नियम सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, डैश संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। तो पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। वो कुत्ते को एक पिंजड़े में उन्होंने बंद कर दिया और खाना वो लेकर के गए। तो पहली बार जब खाना देखा कुत्ते ने तो लार टपकाने लगा। इसी प्रकार से कई बार वो खाना दिए और उसके बाद धीरे धीरे खाना देने के साथ वो घंटी बजाने लगे। जब वो घंटी बजा तो कुत्ते को ये लगा कि जब खाना मिलता है तो उस समय घंटी बजती ही बजती है। तो कुछ समय बाद वही प्रक्रिया बार बार दोहराने के बाद से जो पावलोव थे वो खाना ना दे करके सिर्फ घंटी बजाने लगे। तो घंटी बजाने पर कुत्ते को यह लगा कि घंटी बजने के साथ भोजन आता ही आता है। तो जो भोजन, जो उद्दीपक था, जो स्टिमुलस था, वो रिप्लेस कर दिया पावलोव ने किसके साथ? वो रिप्लेस कर दिया घंटी के साथ। इसीलिए इसे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जो कि पावलोव ने कुत्ते पर किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सूझ का सिद्धांत कोहलर का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। तो किसी भी कार्य को आप कब आरंभ करेंगे? जैसे कि आप सीटेट की, यूपी टेट की, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आप आरंभ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन है कि मैं इसको अगर तैयारी करूंगा तो मुझे नौकरी मिल जाएगी, एक सहायक अध्यापक के पद पर मैं चयनित होऊंगा और अपने परिवार की आर्थिक तौर पर मदद कर पाऊंगा। तो ये आपको इंटरनल मोटिवेशन दे रहा है, तभी आप सुपर टेट, यूपी टेट, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। यानी कार्य को आपने आरंभ किया, अब जारी रखना। अब मान लीजिए सुपर टेट की परीक्षा का नोटिफिकेशन नहीं आ पा रहा है, बावजूद इसके आप अपनी तैयारी को जारी रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर इंटरनली मोटिवेशन है कि आज नहीं तो कल सुपर टेट की वैकेंसी का विज्ञापन जारी होगा ही होगा। तो अगर मैं अपनी तैयारी जारी रखूंगा तो निश्चित तौर पर हजारों की संख्या में जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं आगे निकल जाऊंगा, अगर मैं कंटिन्यूअस प्रोसेस में रहता हूं। यानी कि आपने कार्य को जारी रखा, तैयारी करने को जारी रखा, और नियमित करने की प्रक्रिया, यानी उसी जो प्रक्रिया आप कर रहे हैं, तैयारी करने की प्रक्रिया, उसे बार बार नियमित तौर पर आप कर रहे हैं। तो ये कैसे होता है? ये इंटरनल मोटिवेशन की वजह से होता है, और मोटिवेशन को ही इंग्लिश में, हिंदी में प्रेरणा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 प्रेरणा इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, विस्मृति कम करने का उपाय है।
विस्मृति का मतलब होता है भूलना, फॉरगेटिंग। तो किस प्रकार से आप कम भूलेंगे ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया सीखने में कमी। तो जब भी सीखने की प्रक्रिया में कमी रहेगी तो निश्चित तौर पर आप उसे बहुत लंबे समय तक याद नहीं रख पाएंगे, यानी जल्दी ही भूल जाएंगे। तो ये कम कहाँ कर रहा है, ये तो और उसको बढ़ावा देगा ना भूलने में, क्योंकि अगर आप सही तरीके से नहीं सीखे हैं तो जाहिर सी बात है जल्दी भूल जाएंगे। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा दिया गया सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि। अब अगर विधि ही त्रुटिपूर्ण है तो जाहिर सी बात है बच्चे का अधिगम अर्थपूर्ण तरीके से हुआ नहीं होगा। जब बच्चा नहीं सीखा तो जाहिर सी बात है वो उसको बहुत जल्दी भूल जाएगा। तो ये हमें भूलने को कम करना है, जबकि ये बढ़ावा दे रहा है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। डी वाला ऑप्शन देखिए, स्मरण करने में कम ध्यान देना, यानी कि उस चीज को याद करने में कम ध्यान देने की बात की जा रही है, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, पाठ की पुनरावृत्ति। जब एक ही पाठ को बार बार बच्चा दोहराता है यानी पुनरावृत्ति करता है तो वो चीजें उसके ध्यान में रहती हैं, इस वजह से वो कम भूलता है। आपने थांडाई के सीखने के नियम में अभ्यास का नियम देखा था, जिसमें उन्होंने एक ही चीज को बार बार अभ्यास करने की बात की थी। उसी को तो बोलते हैं पुनरावृत्ति करना, यानी एक ही चीज को बार बार पढ़ना, पाठ की पुनरावृत्ति बार बार करना। इससे हम लोग कम भूलेंगे और यही इस विस्मृति को कम करने का उपाय है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, क्रोध व भय किसका प्रकार है? तो क्रोध और जो भय है वो संवेग का प्रकार है। मैकडूगल ने जो 14 संवेग बताए थे उन्हीं में से क्रोध और भय भी संवेग है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या कहलाता है? तो देखिए पहला विकल्प दिया गया सीखना। सीखना क्या होता है? जब बच्चा कुछ प्रयास करेगा, प्रयास करने के माध्यम से उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग सीखना या फिर अधिगम बोलते हैं। लेकिन यहां पर बच्चा खुद से प्रयास नहीं कर रहा है बल्कि बाह्य व्यवहार का नकल कर रहा है, तो इसे सीखना नहीं बोल सकते। कल्पना का मतलब क्या होता है कि जो परिस्थिति बच्चे के सामने है नहीं, जो अमूर्त अवस्था में है, उसके बारे में चिंतन करना, यह होता है कल्पना। तो यह भी उत्तर नहीं होगा। चिंतन करना क्या होता है कि जो कुछ बच्चा किसी भी एक पॉइंट पर, विभिन्न परिस्थितियों के एक पॉइंट पर विचार विमर्श करना खुद से, उसे चिंतन बोलते हैं। तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा अनुकरण। अनुकरण में क्या होता है कि बच्चा जो कुछ भी किसी दूसरे बच्चे का व्यवहार देख रहा है या फिर बड़े लोग का व्यवहार देख रहा है, उन व्यवहार का हूबहू नकल करना अनुकरण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पूर्व ज्ञान या फिर अनुभव, यानी कि बच्चा किसी परिस्थिति में एक चीज को सीख चुका है, अधिगम हो चुका है, अब अगर नई परिस्थिति में उसका प्रयोग वो कर पा रहा है, क्योंकि पूर्व ज्ञान की बात की जा रही है और अनुभव का बात किया जा रहा है। जब उसका प्रयोग करके वो नई चीजों को सीख पा रहा है, यानी कि जो चीज उसने पिछली परिस्थिति में सीखा था वो उसकी मदद कर रहा है। मदद कब होगा? जब सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण होगा, यानी कि सीधे तौर पर अधिगम स्थानांतरण कह सकते हैं, यानी सकारात्मक तौर पर। अगर यहां पर सहायता ना करके उसको रोक रहा होता या फिर नकारात्मक तौर पर प्रभावित करता, तब यह नकारात्मक वाला होता। लेकिन चूंकि उसको सीखने में सहायता कर रहा है, मदद कर रहा है, इसलिए यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सीखी हुई बात को स्मरण ना रखने, यहां पर यह मिसप्रिंट है, ना रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता, यानी कि स्मरण करने की बच्चा कोशिश कर रहा है लेकिन वो स्मरण नहीं कर पा रहा है, असफल हो जा रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग विस्मृति बोलते हैं, यानी कि फॉरगेटिंग, भूल जाना। अब बार बार बच्चा एक तरीके से प्रयास कर रहा है, पुनः स्मरण करने की प्रयास कर रहा है, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पा रहा है, यानी कि वो उसे याद नहीं कर पा रहा है, उसे स्मृति में ला नहीं पा रहा है, कॉन्शियस माइंड में नहीं ला पा रहा है, तो इसे हम लोग विस्मृति बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है। तो टर्मन ने जो अपना वर्गीकरण दिया था उसमें उन्होंने 71 से कम जिसकी बुद्धिलब्धि है उसको जड़ बुद्धि कहा था, 71 से 80 के बीच में अल्प बुद्धि उन्होंने कहा था, 81 से 90 के बीच में 81 से 90 के बीच में उन्होंने मंद बुद्धि कहा था, और 91 से 110 के बीच में उन्होंने सामान्य बुद्धि कहा था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 सामान्य बुद्धि इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हॉल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है? तो हॉल ने एक पुस्तक लिखी थी 1904 ईस्वी में जिसका नाम था एडोलेसेंस, जिसमें उन्होंने किशोरावस्था के विभिन्न अवस्थाओं में किस प्रकार से बच्चों के शरीर में अचानक से परिवर्तन होता है और इसकी वजह से बच्चे जो व्यथित रहते हैं, इसके लिए उन्होंने उथल पुथल की आयु कहा था और बहुत अध्ययन किया था इसके बारे में, एडोलेसेंस के बारे में, यानी कि
किशोरावस्था के बारे में। तो चारों विकल्पों में आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में केवल किशोरावस्था की बात की गई। किशोरों के मनोवैज्ञानिक अध्ययन जो किया था वो हॉल ने किया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया था? तो मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास की अगर बात की जाए तो ये फ्रॉयड से जुड़ा हुआ है, सिगमंड फ्रॉयड। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। इसके अंतर्गत उन्होंने मुख्य रूप से 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। पहला मुखीय अवस्था, दूसरा गुदीय अवस्था, तीसरा लैंगिक अवस्था, चौथा अदृश्य अवस्था और पांचवा जननेंद्रिय अवस्था। तो ये मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ये सिगमंड फ्रॉयड। ऑप्शन नंबर डी सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? ध्यान दीजिएगा, प्रथम प्रयोगशाला की बात की जा रही है मनोविज्ञान की, तो ये डब्ल्यू वुंट ने स्थापित किया था। और आपसे यूनिवर्सिटी का भी जिक्र किया जा सकता है किसी प्रश्न में, तो आप बेसिकली जान लीजिए कि 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला का स्थापना डब्ल्यू वुंट ने किया था। ठीक है, तो कहाँ पे हो जाएगा? लिप्जिंग विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पर है? जर्मनी में स्थित है। और कब? 1879 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए डब्ल्यू वुंट इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? आधारशिला यानी कि इसके जनक के तौर पर आप समझ सकते हैं। तो इसके जनक जो हैं वो मैक्स वर्दिमर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। आपने जो सूझ का सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत देखा है, वो इस गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के अंतर्गत ही आता है। इसमें होता यह है कि जो प्रॉब्लम है उसको संपूर्ण रूप में देखा जाता है, एक अवस्था में देखा जाता है, उसके बाद उसका सलूशन निकाला जाता है। आपने देखा था, कोहलर ने बताया था कि अचानक से जो सुल्तान वनमानुस था, चिंपैंजी था, उसको अचानक से सूझ आ रहा था। यानी कि वो पूरे सिचुएशन को एक बार में देखा और अचानक से उसके दिमाग में क्लिक किया कि किस प्रकार से वो केले को प्राप्त कर सकता है। तो ये जो नींव रखी गेस्टाल्टवादियों की, वो किसने रखा था? मैक्स वर्दिमर ने रखा था। ऑप्शन नंबर बी सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, संघनन सिद्धांत निम्न में किससे संबंधित है? तो संघनन सिद्धांत जो है वो स्मृति से संबंधित है। स्मृति में क्या होता है कि मनुष्य जो कुछ भी सीख रहा है या फिर जो कुछ भी अनुभव कर रहा है वो उसके माइंड में सेव होता रहता है, और व्यक्ति धारण की गई वस्तु का पुनः स्मरण, जिसे रिकॉल कहते हैं, करके उसे चेतना में ला करके उसका उपयोग करता है। जैसे कि आप बहुत दिनों बाद किसी एक पुराने मित्र से मिलते हैं तो आपको याद नहीं आता है कि ये कौन है, लेकिन आपके माइंड में कहीं ना कहीं क्लिक किया रहता है कि हाँ मैंने इसे कहीं देखा है, और आप याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यानी कि आप रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ आपने पहले से देखा हुआ है, यानी कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वो चीज़ें आपके माइंड में एक स्कीमा बन गई है, एक फोल्डर बन गई है। अब वो फोल्डर बहुत दिनों से आपने एक्सेस नहीं किया, इस वजह से आप उसे भूल चुके हैं, लेकिन आप पूरी कोशिश करते हैं उसे रिकॉल करने के संदर्भ में। यानी कि आप स्मृति पर जोर डाल रहे हैं उसे फिर से अपने कॉन्शियस माइंड में लाने के लिए। तो संघनन सिद्धांत जो है वो डायरेक्टली स्मृति से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? तो सबसे पहले तो जान लीजिए क्षेत्र सिद्धांत कहता क्या है। क्षेत्र सिद्धांत को कर्ट लेविन ने प्रतिपादित किया था। कर्ट लेविन, ठीक है, इनका जो सिद्धांत का इन्होंने सूत्र दिया था, B = F ब्रैकेट में P × E, जहां पर B जो है किसी व्यक्ति का बिहेवियर है, यानी उसका व्यवहार। F जो है फील्ड को, जो यहाँ पर क्षेत्र आप देख पा रहे हैं वही वाला F यहाँ पर फील्ड है, यानी कि ये क्षेत्र को डिनोट करेगा। P का मतलब है साइकोलॉजिकल पर्सन और E का मतलब है इन्वायरमेंट, यानी कि मनुष्य का जो व्यवहार होगा वो जिस क्षेत्र में रह रहा है या फिर जितने दूर क्षेत्र तक उसका एक्सेस है, वहाँ के रहने वाले लोगों का साइकोलॉजिकल बिहेवियर क्या है और वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, उसके ऊपर पूरा डिपेंड करेगा उस व्यक्ति का बिहेवियर। और यही जो क्षेत्र सिद्धांत है वो दिया था कर्ट लेविन ने, जो कि जुड़े हुए थे गेस्टाल्टवादियों से। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, डैश बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो आपने भाटिया बैटरी का नाम सुना होगा। भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बुद्धि मापन हेतु किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था,
अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया है? अभिक्रमायोजित अधिगम को ही अभिक्रमित अधिगम के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि एक बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद से अगर मनुष्य को कुछ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी कुछ सकारात्मक पुनर्बल मिलता है तो वो आगे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित होता है। जैसे कि आपका लक्ष्य इस समय क्या है? अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका मेन लक्ष्य है सहायक अध्यापक के पद पर चयनित होना। सिर्फ यूपी टेट पास करके आप रुकेंगे तो नहीं, क्योंकि यूपी टेट का कोई वैल्यू ही नहीं है। जब आप शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होंगे तो वहां पर यूपी टेट की पात्रता मांगी जाती है, इस वजह से आप यूपी टेट के लिए पढ़ रहे हैं। तो आपका मेन लक्ष्य यूपी टेट नहीं है, आपका मेन लक्ष्य सहायक अध्यापक के पद पर चयनित होना है। अब इस मेन लक्ष्य को कई छोटे छोटे स्टेजेस में बांटा गया है। अब डायरेक्टली आप शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में तो सम्मिलित होंगे नहीं, उससे पहले आपने बीएड बीटीसी कंप्लीट करना होगा। तो बीएड बीटीसी में कई पेपर्स होते हैं। जब आप पेपर को क्वालिफाई करते जाते हैं तो आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैंने बीएड बीटीसी कंप्लीट कर लिया, अब मुझे यूपी टेट या फिर सीटेट को क्वालिफाई करना है। यूपी टेट सीटेट को जब आप क्वालिफाई करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन और आपको बढ़ता है। उसके बाद आप सुपर टेट की परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, उसके बाद से फाइनल मेरिट में आने के बाद से आपका चयन होता है। तो एक जो फाइनल डेस्टिनेशन था सुपर टेट की परीक्षा क्वालिफाई करके सहायक अध्यापक के पद पर चयनित होना, उस डेस्टिनेशन को छोटे छोटे चरणों में बांटने के बाद से जब आपका धीरे धीरे आप पास करते हुए चले गए तो आपका इंटरनल मोटिवेशन बढ़ा और उसकी वजह से आप एक तरीके से आपको सेटिस्फैक्शन हुआ, जिसकी वजह से आप आगे के गोल को अचीव करने के लिए अभिप्रेरित हुए। और ये किसका सिद्धांत है? ये स्किनर का सिद्धांत है कि जब कोई मनुष्य को कोई काम करने पर कुछ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है, कुछ पुनर्बलन मिलता है, तो वो उस काम को बार बार दोहराना चाहता है। अब मान लीजिए कि आप शिक्षक के पद पर चयनित होना चाहते हैं लेकिन डीएलएड में बीएड में बार बार आपका बैक लग रहा है, तो आप धीरे धीरे करके डीमोटिवेट हो जाएंगे। मान लीजिए आप यूपी टेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो धीरे धीरे डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो अगर आप एक ही अटेम्प्ट में सब कुछ क्वालिफाई करते चले गए तो निश्चित तौर पर आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और आप आगे के लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। और इसी को बोला जाता है अभिक्रमायोजित अधिगम या फिर अभिक्रमित अधिगम, जो कि डायरेक्टली जुड़ा हुआ है स्किनर के सिद्धांत से, क्योंकि इसमें रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन की बात की जाती है प्रत्येक चरण दर चरण पर। ऑप्शन नंबर सी सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा आपके लिए कठिन भाषा हो गया, मैं इसको सरल करने की कोशिश करता हूं। कहा यह जा रहा है कि अभ्यास के माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से जो हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रयास के माध्यम से जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे हम लोग अधिगम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, संज्ञान किस बुद्धि की सिद्धांत का हिस्सा है? ध्यान से समझिएगा, संज्ञान के बारे में पूछा जा रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिलफोर्ड का सिद्धांत। गिलफोर्ड और उनके सहयोगियों ने बुद्धि का त्रिविमीय प्रारूप प्रस्तुत किया था, जिसमें 3 डायमेंशन जो हैं, जो 3 वीमा जो है उसके अंतर्गत पहला सामग्री, दूसरा संक्रिया और तीसरा उत्पाद उन्होंने बताया था। अब जो इसमें दूसरा वीमा है संक्रिया, उसको फिर उन्होंने 5 भागों में बांटा था। पहला संज्ञान, दूसरा स्मरण, तीसरा परंपरागत चिंतन, चौथा गैर परंपरागत चिंतन और 5वां मूल्यांकन। तो संज्ञान किस में आ रहा है? ये गिलफोर्ड के सिद्धांत के संक्रिया वाले वीमा के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए इसे गिलफोर्ड का सिद्धांत के अंतर्गत रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, IQ इज इक्वल टू क्या होता है? मेंटल एज डिवाइडेड बाय करेंट एज इंटू 100। ठीक है, मेंटल एज क्या है? मानसिक आयु कितना है? 10 वर्ष दिया गया है, तो 10 मैं ऊपर रख दूंगा। और 8 वर्ष का सुधीर यानी कि करेंट एज उसकी कितनी है? 8 है और गुणे 100। ठीक है, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और ये चला जाएगा 25 बार में। ठीक है, 4 से काटेंगे तो फिर ये काट देंगे तो 5 बार में चला जाएगा। 25 गुणे 5 125 दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर डी 125 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? यानी कि ध्यान से समझिएगा, अगर आपके सामने अचानक से शेर या फिर बाघ आ जाए तो सबसे पहले आप भागते नहीं हैं, सबसे पहले आप उससे डरते हैं। क्यों? जब आपके मन में डर उत्पन्न होगा तभी तो आप भागेंगे। मान लीजिए आपके सामने शेर आया और आपके सामने कोई बालक आया, तो बालक को देख करके आप क्यों नहीं भाग रहे हैं? क्योंकि आपको उसको देख करके डर का अनुभव नहीं हो रहा है।
लेकिन जब आपने शेर को देखा तो शेर को देखते ही आपके मन में डर का अनुभव हुआ। तो पहले आपने अनुभव किया डर को, और अनुभव करने के बाद आप व्यवहार करते हैं, यानी कि अनुक्रिया करते हैं, यानी कि वहां से भागते हैं। तो यह सिद्धांत किसका है? यह जेम्स लैंग का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर इससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? तो कोई भी चीज को अगर आपको पाने की इच्छा होगी या फिर आपको आवश्यकता होगी और आपको वो मिल नहीं रहा है, तो आपके मन में कुंठा उत्पन्न होता है। क्या होता है? कुंठा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में किस विकास से संबंधित है? तो भाषा विकास की तो बात होनी नहीं चाहिए क्योंकि ये नोम चॉम्स्की से जुड़ा हुआ है। सामाजिक विकास की भी बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि लेव वाइगोत्स्की सामाजिक विकास की बात करते हैं। शारीरिक विकास की भी यहां पर उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर सी, नैतिक विकास। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था जिसमें उन्होंने पूर्व परंपरागत अवस्था और उत्तर परंपरागत अवस्था में बांटा था कि किस प्रकार से बालकों में नैतिकता आती है, और प्रत्येक चरण में फिर दो उपचरण उन्होंने बताए थे। तो कोहलबर्ग किससे जुड़े हुए हैं? ये नैतिक विकास के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, यूपी टेट 2016 प्रश्न पत्र के सीडीपी पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप यूपी टेट अभी तक जितने भी वर्षों में हुए हैं सबका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।